नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये वीडियो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दिस इज अबाउट द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कर्वेचर का मतलब है किसी भी चीज का मुड़ना, और स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुदंड जिसको बोलते हैं, जो हमारी गर्दन से स्टार्ट होती है और जस्ट हमारे हिप्स के ऊपर तक ये जो पूरा हमारा बैकबोन है, बैकबोन बोलते हैं या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, या फिर इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, या फिर इसको मेरुदंड भी बोला जाता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जब कर्वेचर आ जाता है, जब बैंड आ जाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। और शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने कर्वेचर ऑफ स्पाइन पे इस चैनल पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि एक मैंने वीडियो बनाया जरूर था, जो बनाया था मैंने कीफोसिस वर्सेस स्कॉइलोसिस के ऊपर। तो ये बात सही है कि इसका दूसरा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है रिगार्डिंग द कर्वेचर ऑफ स्पाइन जो है, दैट इज स्कॉइलोसिस। व्हाट इज स्कॉइलोसिस, ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से शेयर करा है और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ऊपर मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं, जिसका शीर्षक है कीफोसिस वर्सेस स्कॉइलोसिस। तो कीफोसिस का मतलब होता है कि जब रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ कुबड़ की तरह निकले। हम कई लोगों को देखते हैं जिनकी कुबड़ होती है, हम रास्ते चलते में ऐसे लोग हमको अक्सर दिख जाते हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी पीछे की तरफ बैंड हो गई, या फिर जो बुढ़ी नानी दादी हम लोगों के गांव में अक्सर होती थी, जो बिल्कुल झुक के चलती हैं, डंडा लेकर के बिल्कुल झुक चुकी हैं, दैट इज नोन एज द कीफोसिस। उसको हम कीफोसिस बोलते हैं। तो कीफोसिस का शुद्ध हिंदी के अंदर मतलब होता है कुबड़ निकल जाना। कुबड़े 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 व्यक्ति को कीफोसिस का पेशेंट बोलते हैं, वो कहलाती है कीफोसिस। अब दूसरी चीज आती है व्हाट इज स्कॉइलोसिस। स्कॉइलोसिस का मतलब कि जब रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ ना बेंड होकर, पीछे की तरफ ना उभर कर, या तो फिर अंदर ही अंदर राइट साइड या लेफ्ट साइड में बेंड होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कॉइलोसिस। ठीक है ना। तो जो स्कॉइलोसिस है वही बेसिकली टेक्निकल नेम हो जाता है किस चीज का, स्कॉइलोसिस ही है कर्वेचर ऑफ स्पाइन। बट यहाँ पे क्लिनिकल कैच है, ये समझिएगा आप लोग, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कुछ मेडिसिन भी वहां पे बता चुका हूं। कार्ड में लिंक है, आप देख लीजिएगा। अगर कार्ड में लिंक डालना भूल जाऊं तो सर्च कर लीजिएगा। बट मेरे कहने का मतलब यह है, इस वीडियो के अंदर जो मेन क्लिनिकल ग्लिच है, जो क्लिनिकल कैच है, जो एक प्रैक्टिशनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि जब बहुत ही ज्यादा कर्वेचर होगा पीछे की तरफ, तभी ये क्लिनिकली कहलाएगा कीफोसिस। मेरी बात समझिएगा। जो कीफोसिस होता है वो 10, 20, 50 मतलब 5-10 लाख में से 1 या 2 आदमी को होता है। क्योंकि हम कितने लोग कुबड़ निकले हुए देखते हैं, हम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखते हैं। आप कॉमन सेंस है, हम रास्ते चलते हैं, कितने लोगों को देखते हैं। तो जब एक हद से ज्यादा कुबड़ निकलेगी पीछे की तरफ जस्ट बैक साइड में, तो उसको कीफोसिस बोलेंगे, पहली चीज। जब हद से ज्यादा बैंड होगा स्पाइन के अंदर लेटरली, लेटरली मतलब या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, अंदर ही अंदर, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, जब जरूरत से ज्यादा बैंड होगा स्पाइन में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कॉइलोसिस। बट दोस्तों, ये दोनों पैथोलॉजिकल टर्म होती हैं। कीफोसिस मतलब एक बीमारी है। कीफोसिस एक नोन्ड पैथोलॉजी है, इसलिए उसको कीफोसिस बोलते हैं। स्कॉइलोसिस एक नोन्ड पैथोलॉजी है, स्कॉइलोसिस एक पैथोलॉजी अपने आप में। बट दोस्तों, इन दोनों बीमारी के रूप में पाए जाने वाला कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन द फॉर्म ऑफ स्कॉइलोसिस एंड कीफोसिस के अलावा भी लोगों के अंदर कर्वेचर ऑफ स्पाइन होना बहुत आम समस्या हो गई है। खास करके स्पॉन्डिलाइटिस के जितने भी केसेस होते हैं, इनके अंदर अक्सर हम एमआरआई रिपोर्ट के अंदर ये टर्म नहीं देखते हैं कि इनको स्कॉइलोसिस लिखा हुआ है, वो नहीं लिखते एक डॉक्टर जो पैथोलॉजी या रेडियोलॉजिस्ट स्कॉइलोसिस सिर्फ तब लिखेगा जब एक हद से ज्यादा बैंड हो चुकी होगी रीढ़ की हड्डी। और जैसा कि मैंने बताया, स्कॉइलोसिस और कीफोसिस तो समाज में बहुत कम रूप में पाए जाते हैं, इसके बहुत गिनती के केसेस हम देखते हैं अपने कैरियर के अंदर। बट जो साधारण कर्वेचर ऑफ स्पाइन की समस्या है, ये कर्वेचर ऑफ स्पाइन की समस्या हर दूसरे या हर तीसरे लंबर या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केस के अंदर हम बस मैं यहाँ पे यही क्लिनिकल कैच आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर अपन बात करें स्कॉइलोसिस और कीफोसिस की जो पैथोलॉजिकल डिजीज है, तो ये होती है 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों में से एक। बट दोस्तों, जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, जो ये हम रेडियोलॉजी की रिपोर्ट में देखते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई के अंदर ये चीज लिखी रहती है, ठीक है। और वो कर्वेचर ऑफ स्पाइन तब लिखेगा जब वाकई में स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के अंदर हल्का फुल्का कर्व आ चुका है। पर वो कर्व
कर्व इतना नहीं है कि उसको स्क्वाइलोसिस बोला जा सके या फिर उसको कीफोसिस बोला जाए। तो मैं समझ रहा हूं आप समझ चुके हो मेरी बात। तो ये जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन होने की समस्या है, ये हर दूसरे या तीसरे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केस के अंदर, या जो स्लिप डिस्क का केस आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसके हर दूसरे या हर तीसरे केस के अंदर हमको कर्वेचर ऑफ स्पाइन दिखता है। और जब ये साधारण प्लेन इनोसेंट कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है तो ये एमआरआई और सीटी स्कैन में वाकई में इसका नाम सिर्फ कर्वेचर ऑफ स्पाइन या स्पाइनल कर्वेचर के नाम से ये लोग लिखते हैं। इसलिए लिहाजा है कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए इसमें मैं बना रहा हूं कि व्हाट इज द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो जब हल्का फुल्का बैंड आता है एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दैट इज व्हाट इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना है ना, जब एक हद से ज्यादा जो मुड़ेगी तब वो कहलाएगा स्क्वाइलोसिस, जो लाखों में एक आध आदमी को होता है। जब ये हद से ज्यादा पीछे की तरफ मिलेगी, कुबड़ के रूप में निकलेगी, तब ये कहलाएगा कीफोसिस। आम लोगों के अंदर ये बहुत कॉमनली पाई जाती है और हर तीसरे या चौथे पेशेंट जो कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का या स्लिप डिस्क का केस होता है उसके अंदर इसका मिलना लाजमी है। अब हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे, जहां पे आपको इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूं, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। तो अब मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा था कि स्क्वाइलोसिस मतलब जब दाएं या बाएं, अंदर ही अंदर, ठीक है, दाएं राइट में या लेफ्ट में जब स्पाइनल कॉर्ड बेंड होता है तो ये कहलाता है स्क्वाइलोसिस। जब ये पीछे की तरफ बेंड होता है पोस्टीरियरली मतलब जस्ट एकदम पीछे की तरफ पीठ निकलनी चालू होती है तो इसको हम कुबड़ निकलना बोलते हैं या फिर इसको हम कीफोसिस बोलते हैं, ठीक है। बट दोस्तों इसके अलावा भी देयर आर मेनी कंडीशंस जहां पे स्पाइन के अंदर बैंड आने लगता है लोगों को। और स्पाइन के अंदर ये जो बैंड है ये बहुत आमतौर पे हम देखते हैं रूमेटिज्म के केसेस के अंदर, कि जो स्पाइनल कॉर्ड का रूमेटिज्म है, रीढ़ की हड्डी का रूमेटिज्म है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या स्पॉन्डिलोथिसिस नाम का भी एक टर्म आता है। इसके अंदर हम बहुत अच्छे से बहुत फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं कि ये स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है? कॉमन सेंस से स्पाइनल का कर्वेचर क्यों होगा दोस्तों? इसके होने का कारण है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें बड़े प्रॉपरली तो ये जो है ना एक एक रीढ़ की हड्डी है, दिख रही है आपको? हमारी लगभग 31 हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी मिलके बनती है। तो जो 31 पेयर होता है, पेयर नहीं 31 जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम्स जो होता है हमारे 31 बोन से मिलके, 31 वर्टिब्री से मिलके हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। जो 2 वर्टिब्री होती है, मैं थोड़ा सा मेन स्क्रीन पे आता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप इस डायग्राम को भर याद रखिएगा। अब होता क्या है कि जो 2 वर्टिब्री होती हैं, कि एक वर्टिब्री आई, एक वर्टिब्री के नीचे एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, एक डिस्क, एक कुशन लगा रहता है, फिर दूसरी वर्टिब्री आई, फिर एक डिस्क आएगा, फिर तीसरी वर्टिब्री आई, फिर डिस्क आएगा, ऐसे करके टोटल 31 हड्डियों के साथ हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता। अब ये बेंड कब होगा? इसके बेंड होने का मेन कारण है कि जो बीमारी का आम बोलचाल की भाषा में जो स्लिप डिस्क नाम बताया गया है ना दोस्तों, वो स्लिप डिस्क में ही इसका कारण छुपा है। कहने का मतलब, मैं आपको कौन से एक ऑब्जेक्ट से बताने की कोशिश करूं, ऐसा मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी आप एक मोटा मोटा समझिए। एक डिस्क है, उसके बीच में कुशन है, फिर दूसरी डिस्क। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि एक डिस्क है, दूसरी डिस्क है, इसके बीच में कुशन है। जब ये कुशन का डिजेनरेशन होगा, जब ये कुशन घिस जाएगा, तो ये साधारण रूप से एक बात समझिए, या तो ये दाएं तरफ से घिसेगा या बाएं तरफ से घिसेगा। और जो एमआरआई रिपोर्ट पे हम एक शब्द पढ़ते हैं कि डिस्क बल्ज करके, वो जब कंडीशन बनती है तो कहने का मतलब जो कुशन था 2 हड्डियों के बीच में, 2 रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्री के बीच में, जब वो कुशन किसी एक तरफ से डिजेनरेट होना चालू होगा, ऑब्वियस बात है वो कुशन क्या कर रहा है, गैप प्रदान कर रहा है वर्टिब्री के बीच में। तो जब वो किसी एक साइड से, या तो वो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, जब उसका एक साइड से क्षरण या फिर क्षरण मतलब डिजेनरेशन होना चालू होगा, तो उस तरफ का रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे के करीब आ जाएगी। पहले इतना गैप था, अब ये इस तरफ से कुशन घिस गया तो ये गैप कम हो गया। जब ये गैप कम हो गया तो ये टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो गैप मेंटेन कर रहा था ना, कुशन का काम गैप मेंटेन करना था। अब एक तरफ से वो घिस गया, एक तरफ से वो ठीक है, तो एक तरफ गैप कम हो गया। इसी तरीके से वहां पे क्या हो गया, अब ये 2 वर्टिब्री एक तरफ से एक दूसरे के करीब आ गई। और जब यही फिनोमिना 3 या 4 वर्टिब्री में लगातार होगा और वो एक ही साइड होगा,
कि लेफ्ट साइड में ही 4 वर्टिब्री के बीच के कुशन घिस गए, राइट साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुशन बिल्कुल ठीक है, तो फलस्वरूप जो स्पाइनल कॉर्ड उतनी स्पाइनल कॉर्ड होगी, जैसे कि L4 L5 L6 है ना, L4 L5 S1 S2 S3। तो जब यहाँ पे ये होगा तो स्पाइनल कॉर्ड उस तरफ से जहाँ पे ज्यादा घिस चुका है, वर्टिब्रल डिस्क जिस साइड की ज्यादा घिस जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसी तरफ झुक जाती है। ये बड़ा सिंपल है, सिंपल सी ज्योमेट्री है इसके बीच। तो दिस इज द मेन रीजन कि हम हर दूसरे हर तीसरे पेशेंट के अंदर हम ये चीज होता हुआ देखते हैं। अब मैं एक बार और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, अभी मान लीजिए डिस्क है, ये दिख रही है आपको, ये डिस्क है, ये आपको जो दिख रही होगी ये ग्रे कलर की लाइन 2 के बीच में, ये पूरी डिस्क है, 1 डिस्क 2 डिस्क 3 डिस्क। अब फर्ज करिए आप इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में, यहां से एक साइड से जब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क घिस जाएंगी या फिर इनका डीजनरेशन हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये 1 2 3, ये 3 जो है और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे गैप कम हो जाएगा। जब गैप कम होगा तो ये जो वर्टिब्री है ये लेफ्ट साइड से, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से एक बैंड आ जाएगा, इतने एरिया में बैंड आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। और ये मैं मानता हूं कर्वेचर ऑफ स्पाइन का जो कार्यक्रम है ये एकदम मुख्तलिफ है, एकदम डिफरेंट है फ्रॉम द स्क्वाइलोसिस एंड कीफोसिस, क्योंकि ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है। क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होने का मेन रीजन ही है, क्या रीजन है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होने का, कि भाई जो रीढ़ की हड्डी के बीच के जो घूरे होते हैं या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो डिजेनरेट हो जाती है। अब कॉमन सेंस है कि वो पूरे के पूरे लेंथ में डिजेनरेट नहीं होगी, या तो वो राइट साइड से डिजेनरेट होना शुरू होगी या वो लेफ्ट साइड से होगी। वो जिस साइड से डिजेनरेट होगी वहां पे गैप कम कर देगी 2 वर्टिब्री के बीच में, फलस्वरूप वर्टिब्री एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और यहीं पे एक स्टेनोसिस का फिनोमिना चालू होता है। स्टेनोसिस मतलब क्योंकि अब दोनों वर्टिब्री के बीच से एक नस निकल रही है, एक नर्व निकल रही है, और वर्टिब्री बीच में आ गई क्योंकि डिस्क गल गई, वर्टिब्री बीच में आई और ये नस दबने लग गई और फिर सियाटिका का कार्यक्रम चालू होता। तो ये बड़ा कॉमन फाइंडिंग होती है कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जितने भी केस होते हैं सियाटिका के, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के, स्पॉन्डिलोसिस के, डिस्क बल्ज के, जो अपना स्लिप डिस्क के, इनके अंदर ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि कई सालों तक सफर करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड बेंड होने लगता है। और ये है हमारा इनोसेंट और सिंपल वाला कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई है ही नहीं इलाज, बात करने का कोई मतलब नहीं है, समय व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पाइन आर, पहली जो मेडिसिन है दैट इज द कैलकेरिया कार्ब। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगी। कैलकेरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी से आपको इससे अपने पेशेंट को 4 गोली सिर्फ 2 बार देनी है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द साइलिशिया। जी हाँ दोस्तों, साइलिशिया इन द 30 पोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट इन द केसेस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि साइलिशिया के साथ जितने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ऊपर में कार्ड में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो बनाया है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं जिनको हम साइलिशिया नहीं दे सकते, खासकर वो लोग जिनकी शरीर में, बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल इंप्लांट डला है, क्योंकि साइलिशिया के अंदर इंप्लांट रिजेक्शन कराने की टेंडेंसी होती है। उस वीडियो को देख लीजिएगा और बड़ा स्पेसिफिकली चूज करिएगा कि आपके पास जो सामने पेशेंट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट तो नहीं है उसके अंदर साइलिशिया। वो उसकी तसलीद और वेरिफिकेशन करने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाएगी साइलिशिया। इससे भी आपको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में देनी है, 4 गोली सिर्फ 2 बार, सुबह शाम। और इनिशियल फेज में 1 महीने ट्रीटमेंट चलेगा और इस बात के मैं पूरे आपको विश्वास दिलाता हूं। क्यों? क्योंकि हम सिंपल कर्वेचर ऑफ स्पाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल साधारण कर्वेचर है और अगर आपने सही समय पे इलाज शुरू करा और इनिशियली 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बेंड होना रुक जाएगा और ये भविष्य में हो सकता है कि ये जो है इतना नॉर्मलाइज हो जाए कि कभी ये सीटी स्कैन एमआरआई पे दिखे भी नहीं कि कभी भी इस पेशेंट को कर्वेचर ऑफ स्पाइन था। अगर 2 महीने में ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो ट्रीटमेंट को और 4 से 5 महीने, मिनिमम 6 महीने ट्रीटमेंट दीजिए अपने पेशेंट को एंड ही विल बी फाइन फॉर एवर। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियोस में और इस हफ्ते में होने वाले 3 धमाकेदार लाइव स्ट्रीम, मजेदार लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।